हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू कर दिया था, है ना। अपन ने कैथोड रे देखा था, अपन ने एनोड रे अपन ने समझा था, है ना। इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह अपन ने देखी थी, ठीक है। तो उसी कंटिन्यूएशन में आगे आज अपन फर्दर चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो चीज है वो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, है ना। थॉमसन एटॉमिक मॉडल अपने पास में है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट मॉडल गिवन बाय, है ना, थॉमसन, ठीक है। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है अपना प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। ऐसा क्यों कहते हैं इसको समझ लेते हैं फटाफट से। कुछ इस तरीके से ये मॉडल था, है ना, काफी फर्जी टाइप का मॉडल था, तुरंत फेल हो गया। थॉमसन ने क्या बोला कि जिस तरीके से एक वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है वो क्या है, अपना पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं सेम उसी तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो रेड पार्ट क्या हो गया, अपना पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या रहेगा, जो एटम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा टोटल एटम का वो बराबर रहेगा किसके, नेगेटिव चार्ज के। तो एटम विल बी एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। काफी फर्जी सा मॉडल था, बट ठीक है, फर्स्ट मॉडल था, इसलिए अपन इसके सम्मान में इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन का क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि होल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल एटम। ये अपन ने समझ लिया। जो रेड पार्ट था वो था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड पॉइंट है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम। वो अपन ने देख लिया, जस्ट लाइक द सीड्स आर इन द, है ना, इन अ वाटरमेलन। उसी तरीके से क्या है उसमें नेगेटिव चार्ज भी सेम टू सेम वैसे ही क्या है, एम्बेडेड है, ठीक। ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। ओवरऑल एटम तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो बेसिकली क्या रहने वाला है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहने वाला है, टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो मॉडल था ये आया और फेल हो गया। इसने कुछ ज्यादा मतलब कुछ भी अपने को मतलब ऐसा नहीं बताया कि जो अपन जिस पे कंक्लूड कुछ कर सके, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, है ना। तो रदरफोर्ड ने काफी चीजें हमको बताई, काफी चीजें हमने उसको समझी, कुछ में ड्रॉबैक भी निकाले। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो फ्रेंड्स अपने पास नेक्स्ट है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई होप सबने इसको एक ना एक बार तो पढ़ ही रखा होगा, कोई नई चीज नहीं है, सब लोग इसको 9th या 10th क्लास में एक ना एक बार जरूर देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन भी वापस से इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, यहाँ पे हमने थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, आपने जो पढ़ा हो थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन हो। हमने यहाँ पे लेड बॉक्स लिया है, लेड बॉक्स लिया है, उसके अंदर अपन ने क्या लिया है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट अ डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, है ना। जो हीलियम का जो एटम होता है, अगर उसके अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा, खाली और खाली हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है। और हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं, याद रखेंगे सब लोग, ठीक। अब हमने क्या किया है, इसको लेड बॉक्स के अंदर रखा है ना। अब ये जो सोर्स है ना, ये कैसा है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या तो पोलोनियम लिया है या रेडियम लिया है, बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, लगातार को अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता रहेगा हर डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो इस डायरेक्शन में भी अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में करेगा। बेसिकली वो तो एक तरीके से अपना बॉल टाइप का लेके आ गया अपन, है ना, पोलोनियम का, रेडियम का, ठीक। अब क्योंकि बैक साइड में अल्फा पार्टिकल ना जाए तो हमने क्या किया, ऐसा लेड बॉक्स लगा दिया। लेड बॉक्स क्या करेगा, जो पीछे की तरफ जो अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। ये हमने स्लिट लगा दिया इस तरीके से। क्यों लगाया स्लिट हमने इस तरीके से, ताकि क्या बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, अल्फा पार्टिकल्स की बीम बन जाए ना। क्या बन जाए, कि बीम बन जाए अल्फा पार्टिकल्स की। लिखा भी अपन ने यहाँ पे, इट इज अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, ये क्या चीज है, दिस इज अ वेरी वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, है ना। क्योंकि गोल्ड क्या होता है, बहुत उसको फाइन शीट में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है गोल्ड। तो हमने क्या कर दिया, इसको एक फाइन शीट में कन्वर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। और हमने इसको पास किया अल्फा पार्टिकल को इस शीट के थ्रू में। पीछे अपन ने क्या लगा रखा है, एक सर्कुलर जेडनेस स्क्रीन लगा रखा है ना। ध्यान देंगे शब्द सर्कुलर के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे तो एक आर्क टाइप का ड्रॉ किया, बट ये आर्क नहीं था, ये कैसा था, एक सर्कुलर शीट था, है ना। सर्कुलर का स्क्रीन था, मतलब पूरा का पूरा ऐसे कवर हो रहा था, पूरा का पूरा ऐसे कवर हो रहा था, ठीक। ये समझ में आया सबको बात, बहुत आसान, ठीक है। इट वाज अ सर्कुलर जेडनेस स्क्रीन। अब जब हमने यहां से अल्फा पार्टिकल्स को यहां पर रख दिया, इस मटेरियल को, अल्फा पार्टिकल जाना शुरू हो गए पीछे की तरफ में। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, हमको नजर तो आएंगे नहीं अल्फा पार्टिकल्स। पहली बात, हमने जेडनेस का स्क्रीन क्यों लगाया, ताकि हमको यहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट नजर आना शुरू हो जाए, है ना। ये समझ में आ रहा है सबको। तो हमको कुछ ब्राइट स्पॉट यहां नजर आए, कुछ ब्राइट स्पॉट यहां नजर आए, कुछ ब्राइट स्पॉट यहां नजर आए, है ना। हमको ऐसा लगा
कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो ऐसे टकरा के वापस आने चाहिए थे। उसका जो इनिशियल माइंडसेट क्या होगा कि अगर अपन कोई जैसे अपन दीवार है, दीवार में बॉल मारेंगे तो बॉल थोड़ी ना आर पार चली जाएगी, बॉल वापस लौट के आएगी। तो उसका ऑब्जर्वेशन इनिशियल दिमाग के हिसाब से क्या था कि उसने क्या सोचा कि अपन इस पर कुछ बीम मार रहे हैं तो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर सारे के सारे आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि कुछ तो यहां पहुंच गए डायरेक्ट, अगर कुछ यहां पहुंच गए मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्ट करे ही नहीं, बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, जीरो डिफ्लेक्शन। कुछ ने हल्का डिफ्लेक्शन शो करा, कुछ ने ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करा, कुछ बिल्कुल लौट के ही वापस आ गए, है ना। तो बेसिकली अगर इसी का मैं आपको एनलार्ज्ड व्यू दिखाऊं, है ना, एनलार्ज्ड व्यू, तो एनलार्ज्ड व्यू क्या है मेरा, ये मेरा सपोज करो एक गोल्ड का एटम है, ठीक है। अब यहां से बहुत सारे तो क्या चले गए, अनडिफ्लेक्टेड चले गए, बिल्कुल सीधे निकल गए, कोई दिक्कत उनको नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, ठीक। कुछ थे जो हल्का डिफ्लेक्शन शो करे, कुछ थे जो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, और कुछ क्या हो गया बिल्कुल, है ना, वापस 180 डिग्री पे रिटर्न हो गए कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो उसने ऑब्जर्व करे, ठीक है। तो व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस, वंस अगेन आई हैव रिटन देम डाउन, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन देयर पाथ, है ना, कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो आप खुद सोचो दिमाग लगा के, क्या आप मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने ऑब्जर्वेशन देखा, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, क्या मतलब आगे क्या सोचोगे आप कि यार क्या चल रहा होगा एटम के अंदर, तो एटम के अंदर क्या होगा कि बहुत सारी खाली स्पेस होगी उसके अंदर, है ना। भाई अगर किसी के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस है तभी तो आप चुपचाप निकल जाओगे वहां से बिना किसी को बताए, ठीक। तो इसके हिसाब से जो उसका एटॉमिक मॉडल बनेगा वहां पे क्या पॉइंट आना चाहिए, है ना, अपन एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट उसका, तो क्या पॉइंट आना चाहिए इसके हिसाब से क्या पॉइंट आएगा, पॉइंट सिंपल से ये आएगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम, है ना, जनरल पॉइंट आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंगल, है ना, कुछ ना कुछ मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वगैरह प्रेजेंट होगा उसके अंदर, है ना, तभी तो अल्फा पार्टिकल के पास में क्या पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर और रखा तो क्या हो रहा है, आपस में रिपेल मार रहे हैं, डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक। अब जो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो तो हैवी होगा, है ना, बिकॉज उसका तो मास बहुत ज्यादा होता है गोल्ड का, तो है ना, और जो अल्फा पार्टिकल है क्या है वो तो बहुत छोटे मास का है। तो अगर दो पहलवानों की टक्कर करवाएंगे तो कौन ज्यादा जल्दी गिर जाएगा, जो हल्का होगा, है ना, जो बेसिकली यहाँ अल्फा पार्टिकल क्या है, ये तो हल्का सा आदमी है, और जो गोल्ड का न्यूक्लियस क्या बहुत हैवी आदमी है, तो वो बिल्कुल गिर नहीं पाएगा, ठीक। A very few alpha particles, 1 in 20,000, है ना, a very few alpha particles, 1 in 20,000 deflected by 180 degree angle। अब उसने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह की है जो अपने स्कोप के बाहर हैं, अभी अपन को डिस्कस नहीं करना चाहते, है ना। तो उसने कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह का खेल किया और उसने समझा कि जो इतने अल्फा पार्टिकल आगे जा रहे हैं, है ना, तो अल्फा पार्टिकल का भी क्या होता है, एक एमिशन का रेट होता है कि पर सेकंड इतना अल्फा पार्टिकल निकल रहा है ना, इतना उसे पड़ रहा है, इतना कुछ वापस आ रहा है। तो उसने पूरा का पूरा वो खेल करा मैथमेटिक्स का, और उसके बाद उसने पता लगाया कि है ना, बहुत ही कम, मतलब बहुत 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 कम, कि 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स क्या है, लौट के वापस आ जा रहे हैं। अगर लौट के वापस आ जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि वो कुछ ऐसी चीज से टकराए, है ना, किसी ऐसी चीज से टकराए कि क्या हो गया, उसने उसका पाथ को पूरा का पूरा रिवर्ट कर दिया, दोबारा उसको उल्टे पाथ पे भेज दिया। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा, इससे ये ऑब्जर्वेशन निकलेगा दोस्तों कि जो टक्कर हुई अल्फा पार्टिकल की, है ना, गोल्ड के फॉइल के साथ में, तो जो टकराने वाला जो पार्टिकल था वो क्या था, बहुत हैवी पार्टिकल रहा होगा, है ना, तभी उसने क्या किया, एक मोशन में पार्टिकल था उसको दोबारा लौटा दिया, है ना। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयर वाज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट, है ना, इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो अभी अपन ऑब्जर्वेशन देखे अपन ने, अब अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें और बातें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद अपन इसका ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स अपने पास नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स हैं, है ना, ऑलमोस्ट अपन को आराम से अपन रिलेट कर पाएंगे इन पॉइंट्स को, कुछ भी नया अपन को नहीं लगेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए थे, बिकॉज दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड, सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जो एटम है उसका बहुत सारा पार्ट क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। होल पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, बिकॉज एक अल्फा पार्टिकल था जो हल्के से डिफ्लेक्ट किया, एक था जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट किया, एक था जो बिल्कुल वापस लौट के आ गया। तो इन तीनों पॉइंट से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कहां रहेगा, पूरा का पूरा सेंटर में रहेगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस अपन उसको बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रैंडमली, है ना। तो ही यूज्ड प्लैनेटरी मोशन एज एन एग्जांपल, कि जिस तरीके से जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं, उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी, है ना, क्या करते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है।
तो इसने कोई सी ट्रेजेक्ट्री की या ऑर्बिट की बात नहीं करी, ही जस्ट टोल्ड कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, कि न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत डेंस होगा, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, एंड जो मास ऑफ एटम है वो पूरा का पूरा कहाँ रहेगा, मोस्टली कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहेगा, न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड रहेगा, है ना। एंड अप्रोक्सीमेटली जो इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, जो एटम का जो मास है ना, वो क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर ही रहेगा। ये तो अपन देख भी चुके हैं ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल ही होता है। जब भी अपन मास निकालते हैं किसी भी एटम का, तो अपन क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। रेडियस रेंज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर्स और 10 की पावर माइनस 15 मीटर्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो न्यूक्लियस का जो रेडियस रेंज रहेगा वो रहेगा -13 सेंटीमीटर्स के अप्रोक्सीमेटली या -15 मीटर्स के अप्रोक्सीमेटली। रेडियस रेंज ऑफ एटम इज 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर्स और 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स, है ना, ये रहने वाला है। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा डेटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी दिया रदरफोर्ड ने, जो क्या काम आएगा, वो रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस निकालने के काम में आएगा। तो यहाँ पे जो आर है वो आर क्या है, आर नॉट ए की पावर 1/3 है ना, वेयर आर नॉट इज द रदरफोर्ड कांस्टेंट, और जो ए है वो ए क्या है, मास नंबर है। जो आर नॉट का जो वैल्यू है वो भी हमको लिख के दिया है, कितना, 1.33 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर्स और 1.3 10 की पावर माइनस 15 मीटर्स। जो भी अपन यूनिट रखना चाहे अपन रख सकते हैं, उसी के हिसाब से अपना जो वैल्यू है आर का वो भी आ जाएगा, है ना। और ए क्या है, मास नंबर है। तो इजीली अपन किसी भी, है ना, जनरल किसी एटम की न्यूक्लियस का साइज अपन आराम से यहां से बता पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड ने अपन को समझाया उसके एटॉमिक मॉडल के अंदर, है ना। बट देयर वर सम ड्रॉबैक्स, है ना, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो रदरफोर्ड से जो सवाल पूछे गए वो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो समझा नहीं पाया। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, है ना, उसको देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, है ना। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो अपना सिंपल सा था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, है ना, वो स्टेबिलिटी ही नहीं समझा पाया एटम की, कि एटम स्टेबल कैसे है ना। बेसिकली जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया तो उस समय तक मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी आ चुकी थी मार्केट के अंदर, है ना। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, है ना, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल लगातार मोशन में है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल लगातार मोशन में है, तो वो लगातार एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। मैं वापस दोहरा रहा हूं, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर लगातार मोशन में है तो क्या करेगा, लगातार एनर्जी को एमिट करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो भी क्या करता रहेगा, लगातार घूमता तो है ही इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो वो भी लगातार एनर्जी को एमिट या रेडिएट करता रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो क्या करेगा, है ना, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जाके गिर जाएगा। तो बेसिकली क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से स्पाइरल पाथ होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले घूमना शुरू कर दिया, है ना, अब घूम रहा है लगातार, तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो उसका जो पाथ का जो रेडियस है वो लगातार घटता जाएगा, है ना, लगातार क्या होगा, घटता जाएगा, और फिर जो बीच पे जो न्यूक्लियस है वहां पे आके वो कोलैप्स कर जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा तो नहीं होता है ना, एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता कि जो एटम है वो धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर गए, इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड सो। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, है ना, ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, की ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता जा रहा है, अगर घूम रहा है तो मैक्सवेल की थ्योरी भी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो व्हाई इट इज सो, है ना। तो ही कुडंट गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये ड्रॉबैक हो गया अपना। एक सेकंड ड्रॉबैक क्या है, लोगों ने उससे पूछा कि चलो अगर आप जो कह रहे हो अगर वो सही है कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, तो अगर लगातार घूम रहा है और लगातार एनर्जी भी एमिट कर रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है, तो अगर अपन कोई रिसीवर लगा दे जो एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर दे, तो अगर वो रिसीवर जो होगा वो क्या करेगा, लगातार उसकी एनर्जी को रिकॉर्ड करता रहेगा कि कितनी एनर्जी आ रही है सामने से, है ना। तो जो रिसीवर होगा वो क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली रिसीव करना चाहिए एनर्जी को, बट ऐसा भी नहीं हुआ। हमको क्या मिला, जो उसका स्पेक्ट्रम मिला या फिर जो उसका जो रिसीवर मिला, कैसा मिला, डिसकंटिन्यूअस मिला। कैसा मिला अपन को, डिसकंटिन्यूअस मिला, कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आ रही है वो कैसी है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट में है, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं है। तो रदरफोर्ड अपनी खुद की कही हुई बात को भी नहीं समझा पाया कि जो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, बट उसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, कंटिन्यूअस आना चाहिए था। ही वाज, है ना, कॉन्ट्रडिक्टेड ओवर हियर आल्सो, ठीक है। एंड ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी नहीं समझा पाया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसमें जो मेजर ड्रॉबैक तो क्या है
कि he couldn't explain the stability of atom only, है ना, बिकॉज इस तरह का पाथ जो है स्पाइरल पाथ, है ना, आपको एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा। तो इस तरह का जो स्पाइरल पाथ था वो बनता तो है नहीं एक्चुअली में, इट इज अ थ्योरेटिकल थिंग, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये उसका जो क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का वो है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या फिर एक पार्टिकल का, है ना। तो बहुत इजी सा डिस्कशन है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, टी जो होगी बेसिकली क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, है ना। क्या होगा, किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, के प्लस पी के सम के बराबर होगा ऑफ कोर्स, है ना। जो के जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बेसिकली क्यों होता है, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जनरली हाफ mv स्क्वायर होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यों होता है, इट इज ड्यू टू पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इसकी क्या वैल्यू होती है, इट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स की क्या पोजीशन है उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी ड्यू टू द, है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये क्या है, बेसिकली एक टाइप की एनर्जी है ना। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक। ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास जो चीज है दोस्तों वो है कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ। अब बेसिकली इसका क्या ओवरव्यू, मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूं पूरा इसका। सपोज करो अपने पास में दो चार्जेस हैं इस तरीके से, है ना। एक को अपन ने Q1 बोल दिया, एक को अपन ने लेट से Q2 बोल दिया, बीच में डिस्टेंस R हो गया, ठीक। ये अपना पूरा सेटअप है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब इनके बीच में जो फोर्स होगा, उस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये अपन चाहते हैं फिगर आउट करना, है ना, इन अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कैसे देखते हैं इसको, बेसिकली इनका जो फोर्स होगा, जो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना। और जो फोर्स रहेगा वो इनवर्स रहेगा 1/r स्क्वायर के। तो ये दो रिलेशन होंगे, जो कूलम्स लॉ का जो फोर्स होगा, बेसिकली इन चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा वो इन क्वांटिटीज पे इस तरीके से डिपेंड करने वाला है। अगर मैं इस पे सिंपली साइन हटा दूं प्रोपोर्शनलिटी का, तो मेरा F क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा सिंपल जो है मेरा फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर, वेर जो K है मेरा वो क्या है, मेरा कूलम्स कांस्टेंट है। मेरा K क्या है दोस्तों, कूलम्स कांस्टेंट है। और K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अभी क्या होती है ये आपको सब फिजिक्स में सिखाया जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। अपन को सिंपल इसकी वैल्यू से मतलब है 9×10⁹, ठीक है। यूनिट देखो, यूनिट क्या होना चाहिए K का, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R स्क्वायर जाएगा तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और चार्ज क्या होता है, कूलम में, तो कूलम का स्क्वायर नीचे आएगा तो कूलम की पावर -2। तो ये इसका यूनिट हो गया, दिस इज द SI यूनिट, दिस इज अ SI यूनिट फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ K, ठीक है। तो सिंपल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर होगी, वेर K इज द कूलम्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अपन को पता लग गई, ठीक है। तो इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भी अपन ने फोर्स कैसे निकालते हैं वो समझ लिया, है ना। अब नेक्स्ट अपन को क्या समझना है दोस्तों, कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाला जाता है। तो P सिंपल क्या होता है, F डॉट R होता है ना, डॉट प्रोडक्ट आई होप सबने पढ़ लिया होगा, F डॉट R होता है। तो अपन F अभी निकाल चुके हैं, F क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डॉट R। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये K Q1
Q2 बाई आर हो जाएगा अपना किसका वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, ये अपन ने सिंपल सिंपल क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल लिया है ना, जब भी चार्ज वगैरह दिया रहेगा अपन को तब। ठीक, अब अपन को सिंपल सा एक लॉजिक तो पता ही है कि सपोज करो प्लस और प्लस है, लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये तो समझ में आता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं अभी, है ना। केस 1 बनाते हैं, केस 1 है ना, सेम टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम, है ना, कि सेम टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम है, मतलब जो चार्जेस है वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, सपोज करो Q1 और Q2 चार्जेस है अपने पास, दोनों के दोनों, और दोनों क्या है, पॉजिटिव मान लेते हैं, दोनों के दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सपोज करो इस तरीके से अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं दो, है ना, Q1 एंड Q2 एट ए डिस्टेंस R। ठीक, अब इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, के Q1 Q2 अपॉन R आएगा, विद साइन रख देंगे अपन, यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, विद साइन रख देंगे। ठीक, नॉट दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। ठीक, अब आप खुद सोचो कि अगर मैं R को इंक्रीज करूंगा, इफ आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R, है ना, अगर मैं क्या कर रहा हूं, R को इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। और अगर मैं R को घटाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको आप खुद फील करके देखना, मेरे पास मैग्नेट है, अगर मैं सेम पोलैरिटी की मैग्नेट को पास में लेके आता हूं तो मेरा हाथ क्या करेगा, अपने आप कांपना शुरू कर देगा, मेरा हाथ अपने आप क्या कर देगा, हाथ कांपना शुरू कर देगा। मतलब मेरा क्या बढ़ रहा है, हाथ का पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, जो मेरे हाथ को क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव करने पे मजबूर कर रहा है ना। तो जब भी अपन लाइक चार्जेस को पास में लेके आएंगे तो क्या करेगा, उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत तेज बढ़ना शुरू कर देगा। अगर दूर दूर रहेंगे तो बीच में कोई, है ना, कुछ अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो क्या रहेंगे, ये कोई पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा तो बहुत कम लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही अपन आर को बढ़ाएंगे पी घटेगा, और अपन ने आर को घटा पी क्या करेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, है ना। आई होप यू हैव एवरीवन हैज फेल्ट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि व्हेन वी ब्रिंग द मैग्नेट्स क्लोज सेम पोल के साथ में, है ना, कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ अलग अलग, मतलब, है ना, तो क्या करेगा, अपना हाथ इस तरीके से शेक करना शुरू कर देगा। ठीक, वेरी इजी एग्जांपल। केस 2 समझते हैं अपन दोस्तों अभी। केस 2 के हिसाब से अपन ने क्या लिया है, केस 2 में अपन ने लिया है कि डिफरेंट, ऊपर क्या ले लिया था, सेम ले लिया था, अभी क्या ले लेना है, डिफरेंट चार्ज सिस्टम, है ना, कि डिफरेंट चार्ज सिस्टम है। तो इस बार पी क्या होने वाला है दोस्तों, है ना, पी क्या होने वाला है, बेसिकली अपन ने क्या ले लिया, एक तो ले लिया पॉजिटिव और एक ले लिया नेगेटिव। तो एक Q1 मान ले, ये Q2 मान ले, मगर ये क्या है, नेगेटिव साइन के साथ तो माइनस Q2 हो जाएगा। तो P कितना आने वाला है अपना, माइनस के Q1 Q2 बाई R आएगा इस बार, ये अपना P का वैल्यू आएगा। ठीक, विद साइन रखना है अपन। तो अगर मैंने R की वैल्यू को, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ R, कि अगर मैंने R की वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल एनर्जी, इट विल आल्सो डिक्रीज, है ना। और अगर मैंने R की वैल्यू बढ़ा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। आप सोचो कैसे, लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्ज है, अगर पास पर रखेंगे तो तुरंत चिपक जाएंगे, पास पर रखेंगे तो तुरंत चिपक जाएंगे। तो जैसे ही मैंने R घटाया तो पोटेंशियल एनर्जी और घट गया उनका, बिकॉज वो तो क्या आपस में पास लाना चाहते हैं और मैं पास में लेके आ रहा हूं, है ना, तो मेरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ता है आप ये सोच के देखो, है ना, जब हम जो मोशन होना चाहता है उसको अगर अपन अपोज करते हैं तो पीई बढ़ता है अपना, है ना। जैसे कि पिछले वाले केस में जाना चाहते हैं वो दूर, लेके आ रहे हैं अपन पास, अपोज कर रहे हैं, तो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, वो पास आना चाहते हैं, अपन पास लेके आ गए तो पी क्या होगा, घट जाएगा, उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। बट अगर अपन ने उनको दूर कर दिया, क्या कर दिया उनको, अपन ने दूर कर दिया और वो आना चाहते हैं पास में, दे वांट टू कम क्लोज एंड वी आर रिपेलिंग देम, तो क्या पोटेंशियल बढ़ेगा अपने आप में। समझ, है ना, सब लोग समझते हैं इस बात को कि अगर कोई दो लोग पास में आना चाहते हैं, उनको दूर कर दे तो क्या कर झटपटाते तड़पते हैं वो लोग, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक, तो ये अपना कुछ एग्जांपल हो गया, है ना, पोटेंशियल एनर्जी
ठीक है, साइंस अपनी एवरीडे लाइफ में भी वैलिड है, आप समझदार लोग हैं आगे, ठीक है। तो केस 2 जो अपना था, ठीक है, वो सबको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो अब अपन इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत ही इजी है ना। और क्यों यूज करते हैं अपन इसको? जनरली वी यूज दिस मेथड टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। तो प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना, प्रोसेस बहुत आसान है ना, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। सपोज करो अपने पास इस तरीके से एक न्यूक्लियस है ना, वी हैव अ न्यूक्लियस लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसा कुछ रेडियस वगैरह कुछ होगा इसका। सपोज करो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? Z है, ठीक। तो इस पे जो चार्ज होगा है ना, इसका जो चार्ज होगा न्यूक्लियस का, जो चार्ज कितना हो जाएगा? Z इंटू ई के बराबर हो जाएगा, बिकॉज जो टोटल प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है, Z प्रोटॉन्स होंगे अगर एटॉमिक नंबर Z है तो, और चार्ज कितना होगा? हर प्रोटॉन के ऊपर E चार्ज होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ना, मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, है ना, सारे के सारे प्रोटॉन्स के ऊपर। तो चार्ज कितना का? Z E के बराबर चार्ज हो जाएगा। लेट्स से आई एम कॉलिंग इट एज Q1। मैं क्या बोल रहा हूं उसको? Q1 बोल रहा हूं, ठीक। अब मैंने क्या करा यहां पे, सपोज करो इस डिस्टेंस पे, है ना, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने क्या कर दिया, ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये क्या है? एक, दिस इज अ अल्फा पार्टिकल, दिस इज अ अल्फा पार्टिकल, है ना। इसका मास मान लो कि m होगा, ठीक है। मास तो अपन जानते ही ना, अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 4 AMU हो जाएगा। इसको केजी में भी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कर लेंगे ना आराम से, 4 AMU को आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मास होगा 4 AMU, इसे अल्फा पार्टिकल, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है अपन ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है। हीलियम का न्यूक्लियस, है ना, 4He2+, ठीक है। मतलब हीलियम का न्यूक्लियस का दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा? अल्फा पार्टिकल बचेगा अपने पास, सिंपल, ठीक। इसको मैंने क्या कर दिया? वेलोसिटी v से, है ना, वेलोसिटी v से मैंने इसकी तरफ फेंक दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है दोस्तों? जो Q है इसका, है ना, उसको अपन ने Q1 बोला है क्या, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? Q2 बोलते हैं इसको अपन, Q2। तो 2E का चार्ज इसके ऊपर, 2E का, बिकॉज +2 का चार्ज है ना, तो 2E का चार्ज हो गया इसके ऊपर, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया? Q2 बोल दिया, ठीक है। तो मैं हर जगह Q1 Q2 यूज करूंगा। ये चार्ज वगैरह की जो वैल्यूज हैं अपन आखिरी में डाल देंगे, तो Q2 इज इक्वल टू 2E, ठीक, ये मेरा Q2 हो गया। अगर मैंने इसको वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट कर दिया, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इनिशियली ये तो बढ़ता रहेगा आगे, इस पाथ पे बढ़ता रहेगा, आएगा धीरे 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 धीरे, यहाँ पे रुक जाएगा कहीं आके, है ना, कहीं पे यहाँ पे आके क्या करेगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ये क्यों आएगा रेस्ट पे? बिकॉज दोनों के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट पे, इसको मैंने 1 बोल दिया, लेट सपोज, इस पॉइंट 2 पे और इस पॉइंट 3 पे, है ना, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी 3 इस तरीके से लिख दूं, तो किस किस की वैल्यू ज्यादा होगी? कैसा आएगा एरो का डायरेक्शन? इस तरीके से आएगा कि जो Ke1 होगा वो ज्यादा होगा, Ke2 से ज्यादा होगा, किससे? Ke3 से। और यहां पे तो क्या हो गया उसका? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। यहां पे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज कहां पे आ गया? वो रेस्ट पे आ गया बेसिकली, इट हैज कम टू रेस्ट। और ये जो मेरा डिस्टेंस है R मिनिमम, मुझे ये निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ये R मिनिमम जो है मुझे ये निकालना है कि कितना पास में वो अल्फा पार्टिकल उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के जा सकता है। दैट इज द R मिनिमम, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? मेरा सवाल क्या है, क्या अपन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझ में आ चुका है क्या? इट्स क्वाइट इजी, है ना। अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? जाके रुक जाएगा धीरे धीरे, लगातार क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? धीरे धीरे क्या इंक्रीज करेगा? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पास आ रहे, क्या इंक्रीज कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो सिंपल, अगर मैं इसमें 2 सिचुएशन मान लूं, मैं क्या मान लूं? 2 सिचुएशन मान लूं कि जो मेरा टोटल एनर्जी है, जो मेरा टोटल एनर्जी है वो क्या होता है? Ke प्लस Pe के बराबर होता है। और यहां पे भी क्या लिख लूं मैं? जो मेरा टोटल एनर्जी क्या है वो मेरा Ke प्लस Pe के बराबर है, ठीक। मैंने 2 सिचुएशन मान ली है दोस्तों, इसको मैंने बोल दिया नंबर 2 सिचुएशन, इसको मैंने बोल दिया नंबर 1 सिचुएशन, है ना। कि जब ये इनिशियली यहां पे था, जब ये इनिशियली यहां पे था, तो इसके ऊपर क्या एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो लिखें, और जब वहां पहुंच गया तो क्या एनर्जी का वैल्यू आएगा, क्या वहां पे लिखें, ठीक। जब वो इनिशियली फर्स्ट पोजीशन पे है अल्फा पार्टिकल, तो जो मेरा टोटल एनर्जी है ना, तो जो मेरा काइनेटिक एनर्जी आने वाला है, क्या आने वाला है दोस्तों? हाफ mv स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? हाफ mv स्क्वायर।
एम मुझे पता होगा, वी मुझे पता होगा, आराम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एम क्या है मेरा 4 AMU है, केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझदार लोग, ठीक। पी हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर इन्फिनिटी, बिकॉज कहां से फेंका है इसको, इन्फिनाइट डिस्टेंस से फेंका है ना। कहां से फेंका है इसको, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंका है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत दूर से फेंका है, ठीक, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंका है इसको। तो बेसिकली अगर आर इन्फिनिटी लिख दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। तो मेरा जो टोटल एनर्जी हो गया दोस्तों वो क्या हो गया, हाफ mv², ये हो गया मेरा सिंपल टोटल एनर्जी, ठीक। यहां पे आते हैं पॉइंट 2 पे बात करते हैं, ये पॉइंट 2 पे बात करते हैं कि यहां पे क्या होने वाला है। बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, के तो 0 हो गया, रेस्ट पे आ गया, पी कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम हो गया मेरा टोटल एनर्जी, ठीक। अब आप खुद सोच के देखो, ये तो बहुत आसानी से लिख दिया अपन ने, आर मिनिमम है ना, Q1 और Q2 की जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं आप पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आराम से आंसर आएगा, ठीक। अब आप खुद सोच के देखो, ट्राई टू फिगर दिस आउट, कि अगर मैं सिंपल ये कर रहा हूं कि जो मेरा जो एनर्जी है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी तो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, एनर्जी तो लॉस होएगी नहीं, ये अपन मान के चल रहे है ना, कि जो टोटल एनर्जी होगी 1 पे वो क्या होगी, टोटल एनर्जी 2 के बराबर हो जाएगी। बहुत आसान, बहुत इजी, ठीक। तो मेरा क्या है बेसिकली 1 पे एनर्जी, इसको अपन 1 बोल देते हैं, चलो इसको अपन 2 बोल देते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। तो बेसिकली हाफ mv² विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम। ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब चाहो तो Q1 की वैल्यू रख दो Z इंटू ई, Q2 की वैल्यू रख दो कितनी 2 इंटू ई, तो E² वगैरह हो जाएगा। आगे तो देखो मैथ्स है ना, लॉजिक तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, आगे तो अपन को मैथ्स करनी है। अपन को M पता है, V दे देगा, Q1 Q2 अपन को दे देगा। अगर Q1 ना भी दे, सॉरी अगर अपन को Q1 तो देना ही पड़ेगा कि किसका न्यूक्लियस अपन निकालना चाहते हैं, कॉपर का न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, वो तो देना पड़ेगा उसको, तो वो आराम से दे देगा ना। और जो Q2 है, अगर Q2 नहीं दिया, अल्फा पार्टिकल लिख दिया, तो चार्ज कितना होगा 2e के बराबर हो जाएगा। ये अपन सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, इस पे घबराना मत, है ना, मत बोलना कि डेटा नहीं दिया, आपको दिया है डेटा, अपना अकल का इस्तेमाल करना। आर मिनिमम अपन आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वेलोसिटी अपन ने मीटर पर सेकंड में रख ली तो आर भी अपना क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। इसकी भी अपन समझदार लोग हैं, आराम से कैलकुलेट करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल अपना जो डेरिवेशन था काफी आसान था, काफी इजी था, ठीक है। इसको अपन को घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन भी है अपने एक्सरसाइज 2 में, शायद अगर आपको एटॉमिक की शीट मिल गई हो अभी तक, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन है ना, कॉपर वगैरह उसमें एटम वगैरह लिया है, ट्राई करना, आंसर आपका 100% आ जाएगा, ठीक। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, कुछ आगे और नया सीखेंगे। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।